आदाब। मुल्क में सरकारी सतह पर जारी किए गए आदादोशुमार के मुताबिक जून में खत्म होने वाली इस छमाही में मुल्क की मईशत में तशवीशनाक मंदी देखने में आई है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क की मईशत में इन 3 माह के अरसे में 23.9% कमी वाक़ हुई है, जो कि 1996 से अब तक के बदतरीन आदादोशुमार हैं। यानी पिछले 40 सालों की अगर बात की जाए तो ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या मईशत के मामले में सरकार से चूक हुई है? इतनी खराब हालत के बाद क्या अभी भी हालात के बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है? और सबसे अहम यह कि क्या मुल्क की मईशत पर सरकार के दावों में कोई हकीकत नहीं है? आज इसी को हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ इस वक्त बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं अपने मेहमान का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब रास्तौर पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है सर न्यूज़ 18 उर्दू में। नासिर हुसैन साहब, मुल्क की जीडीपी की अगर हम बात करते हैं तो 2010 या उससे पहले की बात कर ले, या 2010 से अगर हम शुरू करते हैं 2020 आते आते पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं कि मुल्क की जीडीपी जो है वो एक तरह से डामाडोल रही है। लेकिन मौजूदा हालत तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। आजादी के बाद से पिछले 40-50 सालों की हम बात करें, सारे रिकॉर्ड एक तरह से टूट गए हैं। अबू हुरैरा साहब, मुझे लगता है कि जिस तरह से और जिस दिशा में ये सरकार हमारी इकोनॉमी को लेके जा रही है, जो आर्थिक स्थिति इस देश का बना रखी है, मुझे लगता है कि पिछले कई सरकारों इस देश में आए और गए, कोई भी सरकार इस तरह की हालत हमारे इकोनॉमी की नहीं की थी। अब ये लोग लगातार गलत आंकड़ी देके, गलत कैलकुलेशन का सिस्टम ही बदल देके सरकार का नाम करने के लिए, सरकार के जो नेतृत्व है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम करने के लिए कुछ भी जो है लोगों के सामने लाके आंकड़े देने की कोशिश की। लेकिन अब जो साफ है, ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये सरकार के आंकड़े हैं, सरकार की एक एजेंसी के आंकड़े हैं। और जिस तरह से लगातार अब 2019 की चुनाव के बाद से लेके अब तक लगातार आप देखते जाएंगे तो जिस तरह से जीडीपी लगातार गिरते हुए आई है, 7.1, 7.1, अगले क्वार्टर में 6.6, फिर उसके बाद 5.8, 5.2, 4.4, 4.1, जैसे लगातार जो हर क्वार्टर में जो लगातार जीडीपी गिरते आए, इससे एकदम साफ दर जाता है कि ये सरकार को सिर्फ बहकाना, लोगों को बांटना, झगड़ा करवाना, डर का और माहौल का एक वातावरण क्रिएट करना है, इमोशनल इश्यूज को उठाना है और राजनीति करना है। इनको आर्थिक स्थिति और लोगों की और अवाम की आर्थिक डेवलपमेंट में इनका जो है कोई भी, इनकी मुझे लगता है कि खास इनकी रुचि नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं है। और अब तक एकदम साफ हो गया कि नरेंद्र मोदी जी को ना तो इकोनॉमी से लेना देना है, ना इकोनॉमी देश की चलाना उनको आता है। इससे हम लोग लगातार, हम कांग्रेस पार्टी भी कह रही थी, अपोजिशन के बहुत सारे लीडर्स भी कह रहे थे, बहुत सारे इकोनॉमिक एडवाइजर्स और इकोनॉमिक जो हमको जायंट्स बोलते हैं, जो वैसे जो इंटेलेक्चुअल्स भी आके फ्रंट पे आके काफी उन्होंने बोला है, लेकिन किसी की इन्होंने नहीं सुनी। और नरेंद्र मोदी जी किसी की, बाहर वालों की क्या सुनेंगे? वो खुद अपनी पार्टी के जो सलाहकार हैं उनको भी नहीं सुनते। वो वन मैन आर्मी के जैसा इस सरकार को और देश को चलाना चाहते हैं। इसी का आज रिजल्ट है कि आज इतनी बुरी स्थिति है कि कहीं कुछ हो नहीं रहा है। गरीब और मजदूर, किसान त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल। मेरे साथ इस वक्त एक और बहुत खास मेहमान विजय सरदाना जी, माहिर इक्तिसादियात हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजय सरदाना जी, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन गोपाल कृष्ण अग्रवाल भी जुड़ेंगे। विजय सरदाना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि जीडीपी की अगर हम बात करते हैं तो वो इकोनॉमिस्ट ही उसे एक तरह से अच्छे से समझ सकता है। सियासत और पॉलिटिक्स तो उस पर होती ही रहती है, हमेशा से होती रही। जब जीडीपी अच्छी थी उस वक्त भी, और जब जीडीपी खराब हुई तो उस पर जाहिर सी बात है सियासत तो होनी है। विजय सरदाना जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि पिछले 40 साल की सबसे बड़ी गिरावट जो इस वक्त जीडीपी में हुई है, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि एक आम आदमी को क्या वाकई में इससे डरना चाहिए?
देखिए, जहां तक बात है जीडीपी की गिरावट की, हम सबको पता है कि हम एक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। अब चैलेंज ये है कि क्या हम पहले इकोनॉमी संभालें या पहले जिंदगी संभालें। क्योंकि जो बीमारी हमारे पास है, ना वो पॉलिटिकल कारण से है, ना वो आपके इकोनॉमिक कारण से है, ना उसके ऊपर कोई और कारण है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। ये बीमारी है लोगों के अंदर और लोगों के द्वारा ही फैलाई जा रही है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि साहब सरकार क्या कर रही है। सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि एक आदमी दूसरे को बीमारी दे रहा है। सरकार एक ही काम कर सकती है, हम सबको घरों में बंद कर दे, जो सरकार ने किया। तो हम लोगों ने ऐतराज किया कि हमें छोड़ दो, हम बाहर घूमना चाहते हैं। आज भी WHO का स्टेटमेंट आया है कि अगर लोग सावधान नहीं होंगे, सरकारें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बीमारी एक आदमी से दूसरे में जा रही है जी। बाप से बेटे में जा रही है, मां से बेटे में जा रही है, भाई से भाई में जा रही है। इसमें सरकार क्या करेगी। कहीं ना कहीं हम लोग हर चीज को अगर राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे समस्याओं को। मेरा यह कहना है कि जीडीपी कम हुई है, निश्चित रूप से चिंता की बात है, क्योंकि जब जीडीपी कम होती है उसके कारण है कि फैक्ट्रियां बंद हैं, काम नहीं हो रहा है, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, तो निश्चित रूप से रोजगार जा रहे हैं, लोगों की आमदनी के अवसर जा रहे हैं। यह चिंता की बात है। लेकिन रास्ता क्या है। अब समस्या ऐसी है कि एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं है। अब ऑप्शन यही है कि हम लोगों को अपने काम करने के तरीके बदलने होंगे। नौकरियों से हटके जहां हम बैठे हैं, अपने हुनर को देखना पड़ेगा, अपने आसपास के वातावरण को देखना पड़ेगा कि हम उस परिस्थितियों में, उन मजबूरियों में हम अपने लिए क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल। आज समस्या हम सबकी आम है, शहरी की जिम्मेदारी इस तरह के हालात में क्या कुछ हो जाती है और सरकार की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है इस तरह के हालात में, इस पर भी हम सरदाना जी बात करेंगे। मैं एक और सवाल आपसे लेना चाह रहा हूं विजय सरदाना जी, कि क्या जो कुछ हालत जीडीपी की इस वक्त हम देख रहे हैं, यह महज लॉकडाउन और कोरोना की वजह से है, या इससे पहले भी हालात नहीं सही थे। देखिए, ये जो आपको गिरावट दिखी है, ये निश्चित रूप से कोरोना के कारण है। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले स्लो डाउन नहीं था, स्लो डाउन था, लेकिन लोगों को काम मिल रहा था, लोग काम कर रहे थे, ऑफिस जा रहे थे। आज फैक्ट्रियां बंद हैं, ऑफिस बंद हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लोगों की इनकम कम हुई है तो एक्सपेंडिचर भी कम होगा। पहले लोग शॉपिंग करने जाते थे, आज कोई सुपरमार्केट में नहीं जा रहा है। आपने लोगों को खोल दिया है कि आप जाइए, लोग फिर भी नहीं जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमें समझना पड़ेगा कि पहले जो था वो एक हमारी डिपेंडेंसी जो हम इंटरनेशनल मार्केट पे बढ़ा रहे थे, हमने जो अपनी कैपेसिटी क्रिएशन कर दी थी ये सोच के कि हम दुनिया में व्यापार करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, ना हमने अपनी स्किल पे ध्यान दिया, ना हमने क्वालिटी पे ध्यान दिया, और जबरदस्ती हम एक्सपोर्ट करने चले गए। और वहां जब रिस्पॉन्स नहीं मिला तो हमने कहा जी स्लो डाउन आ गया। हम अपने घर को देखते नहीं, हम अपनी क्वालिटी को देखते नहीं, हम अपनी प्रोडक्टिविटी को देखते नहीं, हम दुनिया को दोष देने लग जाते हैं। तो समस्या यह है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी एफिशिएंसी, क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी के बिना नहीं हो सकता है। हम में से कितने लोग हैं जो अपने स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, क्वालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कस्टमर खरीदे, और कस्टमर कहता है आपकी क्वालिटी नहीं है, नहीं खरीदता। गलती किसकी है? हमें हकीकत को पहचानना चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ ये कहने से जाहिर सी बात है, जो हकीकत है उसे पहचानने की जरूरत है। नासिर हुसैन साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। नासिर हुसैन साहब, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक चीज खुली हुई है, ओपन है बिल्कुल ये सच कि कोरोना आया और उसके बाद लॉकडाउन, और उसके बाद के जो हालात हैं वो एक तरह से अभी भी चल रहे हैं। लेकिन लगातार कांग्रेस कहीं ना कहीं सरकार पर अटैक कर रही है। क्या वाकई में सरकार की भी कहीं ना कहीं कमियां रही हैं जिस तरह के हालात हैं? देखिए, अगर आर्थिक स्थिति धीमे हुई है, यानी तो हमारी इकोनॉमी में मंदी आई है, तो हम अपोजिशन पार्टी के बतौर हम कुछ बोलें तो सियासत कर रहे हैं। अगर देश में दंगे फसाद हो रहे हैं तो हम बोलेंगे तो सियासत कर रहे हैं। नीट और नीट का एग्जाम जो हो रहा है, उस एग्जाम में हम ये कह रहे हैं कि लोगों को लॉजिस्टिकल सपोर्ट दो। 20-22 लाख बच्चों को, उनके माँ बाप को जो है उनकी जिंदगी रिस्क पे मत डालो, तो हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के मुद्दे उठा रहे हैं तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई गलवान में जो है चाइनीज घुस बैठी है तो हम सियासत कर रहे हैं।
हम कह रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी फॉल्टी है, तो हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। फिर आखिर क्या अपोजिशन पार्टी घर बैठ जाए, कुछ बोले ही ना। देखिए, सारी दुनिया को पता है कोरोना के बाद में थोड़ी बहुत मंदी आई है, इसमें प्रॉब्लम्स हैं, ये किसी की देन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद क्लेम किया था कि महाभारत की वॉर के जैसा ये हम जो है 21 दिन में इसको जीत लेंगे। कभी 19 दिन बोले, कभी 21 दिन बोले। जब भी हम लोग कह रहे थे ना ये लॉन्ग ड्रॉन बैटल रहेगा, ये इतना आसानी से हम इसको फाइट नहीं कर पाएंगे। हम लोग जब भी बोले थे, हम लोग कई सुझाव हमारे नेताओं लोग कांग्रेस पार्टी दी थी कि सरकार एज यूजुअल किसी की मानती नहीं, किसी की सुनती नहीं, खुद की भी पार्टी के लोगों की नहीं सुनती, तो अपनी हमारी क्या सुनिए। लेकिन मैं आर्थिक स्थिति पे आते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं है ये मंदी। ये जो है शुरू हुई नोटबंदी से, उसके बाद जीएसटी से, उसके बाद हमारे जो बड़े बड़े स्लोगन्स जो थे। नहीं नासिर हुसैन साहब, देखिए अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो 2013 की अगर हम बात करें, जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त भी आप देखिए जीडीपी की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। नहीं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। देखिए 2008 में पूरी दुनिया में मंदी आई थी, 2013 के तक हम लोग रिकवर करके गए थे। आप पूरे 10 साल का अगर यूपीए सरकार का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं बहुत ज्यादा दूर की और बहुत ज्यादा पीछे नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ 2017 से लेके 20 तक के कह रहा हूँ। 8.3, 17 में 18 में 7, 19 में 6.1, अब 20 में 4.2। मैं इस सिर्फ पिछले 4 वर्ष की मैं गिनती में आपके सामने रख रहा हूं सिर्फ, और ये मेरे आंकड़े नहीं है, सरकार के आंकड़े हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, इकोनॉमी और इकोनॉमिस्ट, अब जब विजय सरदाना जी भी जो है इकोनॉमिस्ट हैं, जैसा आप कह रहे हैं, जितने इकोनॉमिक ब्रेन्स हिंदुस्तान में हैं, जो बड़े बड़े ब्रेन्स, अब कई उसमें आरबीआई के गवर्नर्स रह चुके हैं, बहुत सारे एकेडमिशियंस हैं। अब ये लोग जब बात कह रहे थे, जब ये बार बार सरकार को सतर्क कर रहे थे, बार बार सरकार को अलर्ट कर रहे थे, हिंट कर रहे थे कि भी हम गलत दिशा में जा रहे हैं, हम लोगों को करेक्टिव मेजर्स लेना चाहिए, हम लोगों को अपना कोर्स करेक्शन करना चाहिए। लेकिन इस सरकार का हमेशा से मानना रहा है, खासकर ये जो एनडीए, पहले मैं वाजपेयी जी के टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, अभी की जो एनडीए 1 एनडीए 2 है, इस सरकार का प्रायोरिटी ही कुछ और है। आप देख लीजिए जो मुद्दे इन्होंने उठाया है, अब जो मुद्दों को इन्होंने जो मुद्दों को सामने रख के लोगों को बंटवारा करने के लिए, ये सारे इमोशनल मुद्दे हैं। इकोनॉमी पे इन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर तो कहती कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, दूर दूर तक कोई पॉलिसी नहीं जो कांग्रेस के मशवरों पर अगर ये सरकार अमल कर लेती तो शायद हालत इस तरह की नहीं होती। नासिर साहब, राहुल गांधी जी ने जो मशवरा दिया, सोनिया गांधी जी की तरफ से जो मशवरा दिया गया, उन मशवरों पर अगर ये सरकार अमल करती तो हालत इस तरह की नहीं होती। देखिए, कोई भी सरकार, चाहे मेरी गवर्नमेंट की हो या बीजेपी की हो या कोई भी सरकार होगी, उनको जो है मालूम अपोजिशन पार्टीज को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, जो किसी भी एक सब्जेक्ट पे, किसी भी एक विषय पे जो है जिनकी मान्यता रहती है, जिनकी एक्सपर्टीज रहती है, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। देखिए, हर कोई सियासतदान हर एस्पेक्ट पे परफेक्ट नहीं हो सकता है। अब मोदी जी कोई इकोनॉमिस्ट है नहीं, मोदी जी कोई फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट है नहीं। अब मोदी जी की अब बहुत सारे चीजें हैं जिसमें उनकी एक्सपर्टीज है नहीं। ठीक है, प्रधानमंत्री, देश ने उनको चुना है, वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सलाह लेके, सुझाव लेके, इकोनॉमिस्ट जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वर्ल्ड रैंकिंग इकोनॉमिस्ट हमारे देश के अंदर है, उनसे सुझाव लेके हम लोग कोर्स करेक्शन कर सकते हैं। आप सिर्फ जो है, क्योंकि 70 साल में 50-55 साल कोई एक पार्टी का रूल था, उनके बनाए हुए कुछ इंस्टीट्यूशंस थे, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी एक दिशा में जारी थी। उन तमाम इंस्टीट्यूशंस को और तमाम इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिसमेंटल आपको करना है। आपको एक नया जो है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, नए इंस्टीट्यूशंस खड़ा करना है, नई दिशा आपको देना है। सिर्फ इसलिए आपको नासिर हुसैन साहब इस पर हम और बात करेंगे। ऐसा नहीं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने बहुत भारी भरकम 20 लाख करोड़ के पैकेज का भी ऐलान किया था, सरकार ने संभालने की कोशिश की, लेकिन कहां पर कमी रह गई। मैं सरदाना जी से इस बात को समझ लेता हूं। सरदाना जी, जो बात यहां पर नासिर हुसैन साहब कह रहे हैं कि सरकार असल में पहले से ही गलत रास्ते पर चल रही थी, कोरोना और ये सारी चीजें, लॉकडाउन तो बाद में आई,
पहले से ही। क्या सरदाना जी वाकई में 2017 की बात करें, 2018-19 की बात करें, जो आंकड़े थे क्या वाकई में ये अलार्मिंग थे सरकार के लिए? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। आपने कहा कि क्या आर्थिक स्थिति खराब थी, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया या नहीं दिया। आप समझिए इस देश की राजनीति क्या है। इस देश की राजनीति है कि फ्री में चीजें बांटो और वोट इकट्ठे करो। और ये आज की नहीं है। हम लोगों ने इस देश में इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स करी फॉर शॉर्टर पॉलिटिकल गेन्स। हर चीज में हमने फ्री बांटने की कोशिश करी। किसी भी सरकार ने जब भी घोषणाएं करी कि हम आपको ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, उसके साथ किसी ने नहीं बताया कि रेवेन्यू जनरेशन कैसे होगा। और समस्या ये हुई कि हमने 20 लाख करोड़ की भी घोषणा करी, साथ में कोरोना का इफेक्ट है। आपको पता है फैक्ट्रियां बंद हैं आज भी। 54% कॉर्पोरेट के प्रॉफिट पिछले बार से कम है। तो जब आपकी अर्निंग कम है तो टैक्स भी कम है। लेकिन इस देश में 90% जो आपका बजट है वो फिक्स्ड लायबिलिटी है। जब आपने हर चीज खर्चा बढ़ा दिया, आपने कभी भी रेवेन्यू पे ध्यान नहीं दिया। आज स्टेट गवर्नमेंट क्यों चिल्ला रही हैं? हर स्टेट गवर्नमेंट टेक्निकली बैंकरप्ट है, सिर्फ केंद्र पे निर्भर है। हर राज्य में हर एक पार्टी की सरकार रही है। वो क्या कर रहे थे आज तक राज्यों में बैठ के? जब आप राज्यों को आत्मनिर्भर नहीं कर सकते तो देश आत्मनिर्भर कैसे होगा? देश तो सम टोटल है ना, सारे राज्यों को मिला के। हर पॉलिटिकल पार्टी सेंटर की बात करती है, लेकिन जो अपने राज्य में जहां पे उनका अपना अधिकार क्षेत्र है, उन्होंने वहां पे इनकम जनरेशन के क्या साधन किए? अपने पैरों पे वो राज्य आज तक क्यों नहीं खड़े हुए, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो? जी। हम लोगों ने इस देश में जो फाइनेंशियल इंडिसिप्लिन किया इन द नेम ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? हर चीज में हम लोगों ने बंदरवाट करी है कि मेरे को किसी तरह से वोट मिल जाए। इसका जवाब कोई नहीं देगा। आप उठा के देख लीजिए इलेक्शन मैनिफेस्टो 2019 के, सारी पार्टियों के, सब ने कहा हम ये सब चीजें फ्री देंगे। किसी ने ये नहीं बताया कि ये पैसा आएगा कहां से। किसी में बैलेंस शीट नहीं है। बिल्कुल। और हम उम्मीद करते हैं जिस देश में 138 करोड़ लोग हैं और 1.5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, और उस 1.5 करोड़ लोगों से आप उम्मीद ये करते हो कि वो पूरे देश का बोझ उठा ले, कैसे होगा? बिल्कुल। आपकी सड़कें बनेंगी तो रिपेयर नहीं होगा। इस पर हम आगे ये भी बात करेंगे कि अब आगे उम्मीद क्या है, क्या भरपाई होगी नहीं होगी, कितना आगे का जो चैलेंज है कितना ज्यादा चैलेंजिंग है एक तरह से ये टास्क जो सरकार के लिए, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी जुड़ गए हैं और इकोनॉमिक की भी अच्छी जानकारी रखते हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, सरकार को आखिर ये दिन आज क्यों देखने पड़ रहे हैं? कांग्रेस लगातार यही कह रही कि जो चीजें अपोजिशन सुझा रही थी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी जो बातें सरकार को बता रही थी, उस पर एक तरह से फोकस नहीं किया सरकार ने। इस वजह से आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं सरकार को। 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया जीडीपी का और इकोनॉमी का। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात है कि 60 साल जिस पार्टी ने राज्य किया वो अभी भी सलाही दे रहे हैं। अरे आपको सारे मौके से अपनाते और आज अर्थव्यवस्था को विश्व के सबसे ऊपर शिखर पर ले जाते। आप तो जब छोड़ के गए तब बॉटम 5 में हम थे। आज हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं 6 साल में, 7 साल में। तो इसको ना ध्यान देकर अभी आप सलाह दे रहे हैं। तो यह बात तो उनकी कांग्रेस की सलाह की है, उनने 60 साल से वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ आज की स्थिति चिंतनीय है। अर्थव्यवस्था के ऊपर सरकार बहुत काम कर रही है। उसमें अगर कोई सलाह है कि ये काम हम आपको बताएं कि ये हमने किए, उसका फायदा भी देख रहे हैं और स्थिति विकट है, उसके से लड़ने। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आप बहुत अच्छे जानकार हैं अर्थव्यवस्था के, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये तमाम चीजें रातों रात तो नहीं हो गई, अचानक तो ये तमाम चीजें नहीं हो गई। नहीं, देखिए, अभी एक जो कोविड की स्थिति है वह तो मेरे ख्याल से 25 मार्च के 1-2 महीने पहले, फरवरी के बाद तब तक, उसके पहले तो कोई इसको सोच भी नहीं सकता था जिस तरह की त्रासदी हुई। इतनी विकट त्रासदी को, सदी की सबसे विकट त्रासदी को इकोनॉमी की हालत और जीडीपी की हालत तो उससे पहले भी, देखिए कोरोना से पहले भी गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हालत खराब थी, ये सच्चाई है। नहीं, देखिए, पहले खराब थी, लेकिन उसमें ग्लोबल जो इश्यूज थे उनको देखते हुए सरकार ने कई सारे कदम लिए थे। उससे हमारी अर्थव्यवस्था
रिकवर हो रही थी और उसका फायदा भी हो रहा था, बॉटम आउट हो गई थी जी। लेकिन अभी की जो आज की कल की फिगर आई है वो कोविड के कारण हुई। लेकिन मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ कि उसमें पॉजिटिव कई न्यूज है। हमने जितने प्रयास किए एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, रूरल इकोनॉमी को वो करने के लिए, तो आप देखिए बाकी सेक्टर इतने सारे गिरे सेक्टरों हैं। की तो हालत खराब है। नहीं, गोपाल लेकिन कृष्ण agriculture अग्रवाल जी, sector ताज्जुब की- तो इसी बात पर है कि सारे सेक्टरों की हालत खराब है। मैन्युफैक्चरिंग आप ले लीजिए, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन आप ले लीजिए, रेलवे आप ले लीजिए, जितने सेक्टर है सबकी हालत खराब है। नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर का सिर्फ एग्रीकल्चर को आप छोड़ सकते हैं बस। एग्रीकल्चर। और अभी आप देखिए आज जो ऑटोमोबाइल की रिपोर्ट आई है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगस्त में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर्स की बिक्री हुई है अभी तक के, और वो आने वाले समय में ऑटोमोबाइल की बिक्री काफी ठीक है, तेजी ठीक से है, ऊपर आ ठीक है। रही है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, फार्मास्यूटिकल- गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, फार्मास्यूटिकल- राहुल गांधी लगातार, क्या राहुल गांधी की फिर से एक भविष्यवाणी अब पूरी होने जा रही है? उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक सुनामी आने वाली है। इससे पहले कोरोना को लेकर उन्होंने भविष्यवाणी की थी, वो सही हुई थी। नहीं, क्या कहो भविष्यवाणी, क्या कहना है जब आप आज कहो कि अभी रात है और कहो भविष्यवाणी कल सवेरे जी, दिन जी। होगा। अरे अभी सवेरे दिन होगा, इसमें भविष्यवाणी क्या है, होगा ही। ठीक है। तो बात नासिर हुसैन साहब, इकोनॉमी में प्रॉब्लम है। नासिर हुसैन और साहब, हम लोग अच्छा अभी कर रहे हैं, देखिए, लेकिन उम्मीद उसका का पूरी दामन तो होने नहीं वाला। छोड़ा जाना चाहिए। बीजेपी के लोग यही कह रहे हैं, या गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी ने जिस तरह से कहा कि अभी हालात इतने ज्यादा खराब नहीं हुए हैं, पलट कर आएंगे, अभी हालात बदलेंगे। नहीं, देखिए, मैं अग्रवाल हमारे पीछे है। अग्रवाल जी की टिप्पणी का मैं यही कहूंगा कि भाई कांग्रेस इसलिए कहती है, जब 70 साल कांग्रेस रूल की है तो या उसमें 50-52 साल रूल किया है, तो कांग्रेस के पास इतना एक्सपीरियंस है। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कांग्रेस एडवाइस देती है। एडवाइस लेना ना लेना आपकी मर्जी है, नंबर 1। हमारी एडवाइस नहीं लेते, आरबीआई की एडवाइस लेते हैं आप। आरबीआई ने सीधा अपना जो एनुअल इस बार का रिलीज किया है, उसमें आने वाले दिनों में इकोनॉमी के क्या दुर्दशा होगा उसमें साफ मेंशन किया है। इकोनॉमिस्ट की सलाह लेते हैं आप। इतने जो बड़े बड़े हमारे इकोनॉमिक जायंट्स जो आरबीआई गवर्नर्स बने हुए एकेडमिशियंस हैं, इन लोगों की जो सुझाव आ रहे थे वो ले लेते, कांग्रेस की ना लेते। राजीव लेकिन आप बजाज सुनना ही को नहीं चाहते कोविड पे किसी को, सलाह नंबर देते 1। हैं, हेल्थ एक्सपर्ट बना नंबर के 2, बिठा देते हैं। नहीं, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए अग्रवाल जी, तो बात अरे तो सुन राजीव लीजिए। बजाज जी को आप हेल्थ एक्सपर्ट बना के राहुल नहीं, गांधी बिठा देते हैं। आप चाइना के मेरी बात तो सुन ले, तारीफ मैं तो आपको पुल बांध टोका रहे हैं। नहीं, मैं तो आपको टोका नहीं, आप मेरी बात तो सुन लिए। और दूसरा जो है, आपके पास आपको जो खजाना मिला था आरबीआई के रिजर्व फंड से, आपने पैसा निकाल लिए। ईपीएफ से जो मालूम आप 30,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। कौन सा ऐसा 30,000 करोड़ निकाल ले, कुछ भी बोल रहे हैं आप कौन सा ऐसा हमारा रिजर्व ठीक फंड है। था हिंदुस्तान में जिसके ठीक है, पैसे आपने नहीं लेकिन निकाला? अब जहां पर सारे खड़े के यहां पर सारे सरकार को अब पैसे सोचना होगा। आप- मैं सरदाना जी आपके पास आ रहा हूं। सरदाना जी, बहुत अहम सवाल है कि नेक्स्ट क्वार्टर को आप किस तरह से देख रहे हैं? अगला क्वार्टर कितना इंपॉर्टेंट होगा जो आने वाला होगा, और आगे इसकी भरपाई होगी कैसे? बहुत मुख्तसर में। देखिए, इस पिछला जो क्वार्टर रहा उससे बेहतर रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिवाइव हुई हैं, लोग काम पे जाने लगे हैं, पेट्रोल डीजल की सेल बढ़ी है, जी। बैंकों के कर्जा लोग वापस धीरे धीरे कर रहे हैं। जो लोग घर पहुंच गए थे पिछले 3 महीने में, वो भी अपने काम धंधे को ढूंढ रहे हैं या उसमें लगने की कोशिश कर रहे हैं। लेबर वापस अपनी जगह जा रही है, कुछ फैक्ट्रियां चल गई हैं। कुल मिलाके पहले से बेहतर होगा। लेकिन ये अगर मैं कहूं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, उसमें अभी टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत कुछ डिस्टर्ब हुआ है। जिन लोगों के पास वर्किंग कैपिटल नहीं था, जो कंपनियां बंद हो गई हैं, उनको समझना पड़ेगा। कोरोना के कारण आप ये समझ लीजिए करीब 60-70 हजार लोग जो मरे हैं, वो भी कहीं ना कहीं काम करते होंगे। वहां जो परिवारों में दिक्कतें आई हैं, उन कंपनियों के मालिकों में दिक्कत आई है। देखिए, एक महामारी है, इसका असर कहां कहां हुआ है अभी नहीं पता लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से सुधार होगा। लेकिन पहले जैसी स्थिति होगी इमीडिएटली, वो मैं नहीं मानता। लेकिन ये बात भी सही है कि इस क्राइसिस को अगर हमें यानी वास्तव में सुधार की बदलना उम्मीदें है, हैं, तो ये सुधार हमें किया समझना जा सकता है पड़ेगा अगर कि जैसे सरकार लोग- और जो मिनिस्ट्री है, उसके बगैर- जो लोग, जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर कोशिश करें तो सुधार लाई जा सकती है। उम्मीदें भी एक तरह से बरकरार रह सकती हैं। सरदाना जी, सिर्फ मिनिस्ट्री और सरकार नहीं, सिर्फ मिनिस्ट्री और सरकार नहीं,
हर डिसीजन मेकर, चाहे वो प्राइवेट में है चाहे गवर्नमेंट में है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि देखिए, सरकार आपको लाइसेंस दे सकती है, जमीन की परमिशन दे सकती है, लेकिन उसमें अगर कोई मिलावट का माल बनाएगा, उसमें कोई घटिया माल बनाएगा, उसमें कोई डिफेक्टिव माल मिलाएगा, तो कहने का मतलब उसमें सरकार क्या करेगी? जब आप ही क्वालिटी नहीं दे रहे हो तो कस्टमर आपका माल नहीं बिल्कुल। और आने वाले दिनों में अगला जो क्वार्टर होगा वो देखना बहुत दिलचस्प होगा, बहुत अहम होगा कि उसकी सूरत हाल क्या कुछ रहती है। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। सरदाना जी बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद नासिर हुसैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्राइम डिबेट में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।